सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। ये जो मेरा है ये थर्ड वीडियो क्लास 10 के लिए, जो स्पेशली क्लास 10 जो बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। और ओके, तो ये तीसरा वीडियो है। और एक्चुअली उसके पहले हम लोग ये चर्चा कर चुके हैं क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम में मैंने आपको बताया कि 4 मेन टॉपिक्स है। और वो है, पहला पोषण है, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण या परिवहन। ओके, तो इसके पहले जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो पोषण या न्यूट्रिशन टॉपिक है, पोषण का आपको परिभाषा लिखना था कि वो पोषण है क्या। मान लीजिए एग्जाम में पूछता है तो आप लिखेंगे कोई भी जो भोजन को ग्रहण करता है, भोजन का अपने शरीर में उपयोग करता है, उसको कहते हैं पोषण। और फिर मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो नॉर्मली क्लास 10 यूपी बोर्ड में जो मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं वो हो सकता है कि मतलब पोषण कितने प्रकार का। तो एक स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं आपका स्वपोषी को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरा परपोषी पोषण जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और उसकी कितने और भी कैटेगरीज होती हैं, सब कैटेगरीज जितनी भी होती है वो मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो जो लोगों ने नहीं देखा होगा वो आप लोग पिछला वीडियो लोग देख सकते हैं। आप इस वीडियो में आपको बताऊंगा नॉर्मली पोषण आप समझ चुके हैं। पोषण क्या है, पोषण कितने प्रकार का होता है, और जो कि स्वपोषी और परपोषी पोषण वो भी कितने प्रकार का होता है, ये आपको जानना है। उसके बाद ना डायरेक्टली आपको पढ़ना है कि पोषण 3 जीवों में आपको पढ़ना है। तो पहला है आपका मनुष्य में पोषण, ठीक है, और दूसरा है अमीबा में पोषण, और तीसरा है आपका हरे पौधे। क्लियर है? तो मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, दूसरा है अमीबा। अगर ह्यूमन बींग्स तो हम ही लोग हैं मानव। ओके, और ये अमीबा जो होता है जिसको AMOEB अमीबा इस तरीके से, ये एक कोष की जंतु है, एक ही कोशिका वाला। तो ये दोनों यानी कि हम लोग को 2 जंतुओं में पढ़ना है और एक हरे पौधे में पढ़ना है। इतने में हम लोग को पढ़ना है कि पोषण इनके शरीर में कैसे होता है। एक पूरा एक शॉर्टकट आपको इसका चाहिए, मतलब यूपी बोर्ड के लिए। NCERT बुक तो अब सभी में चल रहा है, तो और जो भी बोर्ड के स्टूडेंट है वो भी इसको देख सकते हैं। फिर तो आप ये एक्चुअली अब इसको समझिए, पोषण 3 जीवों में पढ़ना है, मनुष्य में, अमीबा में और हरे पौधे। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली अब इसको और भी आप शॉर्ट करिए तो ये दोनों जंतु हो गए, मनुष्य यानी कि हम लोग और अमीबा, और ये हरा पौधा यानी कि जंतु में और पौधे में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जंतुओं में जब आप इसको देखिए टोटल, पहले आप इसको शॉर्टकट करिए, या एटलीस्ट उतना नॉलेज आपको पहले जानना है, तभी ये चीज़ आपको समझ में भी आएगी और आसानी से आप उतने नॉलेज की बेस पे भी आराम से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए जंतुओं में जो होगा पोषण, ये दोनों के मानव में और अमीबा में जो पोषण होगा परपोषी, कौन सा परपोषी पोषण होगा। ठीक है, इन दोनों में होगा परपोषी पोषण, यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। और ये जो अमीबा है, अमीबा में जो पोषण होगा वो होगा, अमीबा में भी होगा परपोषी, और ये हरे पौधों में होगा वो होगा आपका स्वपोषी पोषण। ठीक है, यानी कि मनुष्य में भी परपोषी पोषण, अमीबा में भी परपोषी पोषण, और हरे पौधों में होगा स्वपोषी पोषण। क्लियर? ये जो मानव में और अमीबा में जो पोषण होगा परपोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब उसको भी कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे तो होगा आपका होलोजोइक। कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब जब भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो ये 5 स्टेप में होगा। अब होलोजोइक या परपोषी पोषण मान लीजिए जंतुओं में पोषण पूछिए। अब देखिए समझिए, ये दोनों जंतु हैं, मनुष्य भी और अमीबा भी, इनका पोषण क्या है? परपोषी है। परपोषी पोषण में भी जब कैटेगरी डिवाइड करके देखेंगे तो कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है, अब ये आप पूछ दे आपके जंतुओं में पोषण के कितने प्रक्रम होते हैं, तो आप बताएंगे 5 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप? 5 स्टेप। या पूछे मनुष्य में जो पोषण होता है उसमें कितने स्टेप, तब भी आप 5 लिखेंगे। अमीबा में पूछे तब भी 5 लिखेंगे। मैक्सिमम जो जीवों में पोषण होता है उनमें जो स्टेप आप डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो उनको आपको पहले जानना है कि 5 स्टेप वो कौन से हैं और क्रम से उसको आपको जानना है। तो पहला होगा इंजेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, इंजेक्शन, आफ्टर दैट फिर होगा आपका डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन ऑफ द फूड, एंड फिर होगा आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो होगा आपका एसिमिलेशन। ठीक है, और लास्ट होगा इजेशन।
हिंदी में भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी देखिए फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ और इसको समझने का प्रयास करिए। पोषण आपको पढ़ना है, पोषण क्या है, पोषण की परिभाषा, फिर आपको पढ़ना है पोषण कितने प्रकार का, तो मेनली 2 प्रकार का, स्वपोषी और परपोषी। उन दोनों को और डिफाइन करिए किस में पाया जाता है। फिर 3 जीवों में आपको पढ़ना है, मनुष्य में, अमीबा में और हरे पौधे में, ठीक है। तो मनुष्य और अमीबा दोनों जंतु हैं और इन दोनों में परपोषी पोषण होगा। अब परपोषी पोषण का भी कौन सा प्रकार होगा, उसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। आज जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा तो उसमें 5 स्टेप होगा। कितने स्टेप होंगे, 5 चरण होगा। इंजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड लास्ट इज इजेशन। क्लियर, 5 है। हिंदी में भी इसको जानते हैं, ये होगा आपका अंतःग्रहण, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। और फिर होगा पाचन, डाइजेशन को क्या बोलते हैं, पाचन। एब्जॉर्प्शन को बोलेंगे आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इजेशन को बोलेंगे बहिक्षेपण, बहिक्षेपण। अवशोषण, इसको बोलेंगे आपका अवशोषण, और ये एसिमिलेशन को बोलेंगे आपका स्वांगीकरण। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट होंगे और दोनों देखिए एक्चुअली जब किसी नॉलेज को जब आप हिंदी इंग्लिश मतलब मान लीजिए आप हिंदी हम लोग भाषा बोलते हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप जब सुनते हैं तो आप और बेटर अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। तो ये 5 हो गया आपका चरण या स्टेप होंगे। पहला क्या है, इंजेशन ऑफ फूड, सेकेंड है डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ फूड। कितने हो गए, 5। फिर अब इसमें हिंदी में भी जानेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण, डाइजेशन को बोलेंगे भोजन का पाचन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, भोजन का अवशोषण। फिर है क्या, एसिमिलेशन मतलब भोजन का स्वांगीकरण, और लास्ट है इजेशन या भोजन का बहिक्षेपण, ठीक है। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि अमीबा और अमीबा में दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक किसका है, परपोषी प्रकार का है, 5 स्टेप है। अब इसको भी आपको जानना है, ये इसको क्रम से आपको याद होना चाहिए। पूछे होलोजोइक न्यूट्रिशन या मानव में पोषण, तो देखिए मानव में परपोषी पोषण होगा, अमीबा में परपोषी पोषण, दोनों में कौन सा, परपोषी। फिर उसके बाद परपोषी का कौन सा प्रकार, होलोजोइक। अब होलोजोइक में ये होगा कितने स्टेप, 5 स्टेप। तो कौन कौन सा, भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का बहिक्षेपण। क्लियर है, इसको जानिए। अब इसको ह्यूमन बींग्स में के लिए या मानव के लिए और अमीबा दोनों में यही होगा। तो इसको आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि भोजन का पहला स्टेप क्या है कि भोजन को अंतर्ग्रहण करना, मतलब माउथ में जब भोजन को हम अपने हाथ के द्वारा या माउथ में जब लेते हैं तो हो गया भोजन, मतलब शरीर के अंदर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। अमीबा में भी क्या करता है, मान लीजिए अमीबा का एक कोशिका है और उसके चारों भोजन है, तो भोजन जब अमीबा के शरीर के अंदर आ जा रहा है, कैसे वो आ रहा है, उसी को कहेंगे भोजन का अंतर्ग्रहण। मानो हाथ के द्वारा मान लीजिए हम लोग खाना माउथ में डाल लिए, हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण, ठीक है। फिर अभी जो भी नॉर्मली यानी भोजन है, दाल चावल सब्जी मटन चिकन जो भी चीज़ आप खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप में है, वो जटिल रूप में है, डायरेक्टली वो भोजन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, भोजन में उसका उपयोग नहीं हो, शरीर में उसका उपयोग नहीं हो सकता है। तो जब भोजन शरीर के अंदर आ गया तो हो गया भोजन, या माउथ में आ गया हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर अगला है डाइजेशन या पाचन। ये क्या है, भोजन अभी जटिल रूप में है और क्या कराया जाएगा कि पूरे आहार नाल में ये क्या होगा, ये सरल रूप में बदलेगा, सिंपल। तो भोजन के पाचन की परिभाषा आपको लिखनी है कि जब जटिल भोजन मानव के पाचन तंत्र में या किसी भी जीव के शरीर में जटिल भोजन सरल रूप में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं भोजन का पाचन या डाइजेशन ऑफ द फूड। डिस्क्लियर, तो ये दोनों इंजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन को शरीर के अंदर लेना, कोई भी जीव हो गया, बकरी वगैरह सब में मान लीजिए इस तरीके से। दूसरा है मान लीजिए डाइजेशन। डाइजेशन में क्या आपको अंडरस्टैंड करना है कि भोजन जटिल रूप में है और भोजन को सरल रूप में कर दिया, सिंपल कर दिया गया। मान लीजिए सेब वगैरह दाल चावल जो भी हमने क्या जटिल रूप में है, वो डायरेक्टली भोजन में ऐसे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता और भोजन उस भोजन का उपयोग शरीर में नहीं हो सकता। तो उसके पहले क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, एकदम सिंपल कर देंगे, वो हो गया भोजन का पाचन। फिर हो गया एब्जॉर्प्शन। अब मानव के आहार नाल में मान लीजिए कि खाना खाया, एक नली होगी, उस नली में मतलब पहले भोजन माउथ में लिया है तो हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर पूरी नली है उसमें भोजन पास हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है और वो क्या हो रहा है, सिंपल सरल रूप में बदल जा रहा है, तो हो गया भोजन का पाचन। अब जो भोजन पच गया है, मतलब भोजन जो जटिल भोजन सरल रूप में जो बदल गया है वही भोजन पच गया है। अब वो क्या होगा, वो मतलब कि ब्लड में मिलेगा। तो छोटी आंत से जो भी पचे हुए भोजन होते हैं, मानव की छोटी आंत से ये मिल जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में या ब्लड में मिल जाते हैं। तो जब पचा हुआ भोजन शरीर में मिल रहा है या पचा हुआ भोजन छोटी आंत से
मानव के रक्त में मिल रहा है तो उसको कहा जाएगा भोजन का अवशोषण होगा, ठीक है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अगला, आप भोजन मान लीजिए कि पचा, आपने पहले देखिए तीनों स्टेप को समझिए। माउथ के अंदर आपने भोजन लिया, ये हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड। फिर अब पाचन तंत्र में भोजन चला गया, पूरी नली में चला गया, अब वो सरल रूप में बदल रहा है। तो जटिल भोजन सरल रूप में बदल रहा है, वहां पे हो गया पाचन या डाइजेशन ऑफ द फूड। अगला क्या है कि अब जो पच गया है भोजन, ये सरल रूप में जो बदल गया है भोजन, वो क्या हो रहा है, ब्लड में मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, छोटी आंत, ठीक है। छोटी आंत पाचन तंत्र में भाग होता है जिसके द्वारा पचा हुआ भोजन ब्लड में मिल रहा है, वो हो गया भोजन का अवशोषण। क्लियर। अब ब्लड में मिलकर ये पूरा डाइजेस्टिव जो फूड होगा वो पूरे आपके बॉडी में हर जगह पहुंचेगा, हाथ, हर शरीर के सभी अंगों में पहुंचेगा। अब वहां पे हर कोशिका में पहुंच के उसका यूज होगा। अब वो अलग अलग यूज हो सकता है। मान लीजिए कोशिका में करोड़ों अरबों खरबों बहुत सी कोशिका है। अब कोशिका में जब भोजन ब्लड के थ्रू पहुंच गया तो वहां पे उसका यूज होगा, उपयोग होगा। मान लीजिए उससे एनर्जी बनेगी या कोई विभिन्न प्रकार के कोशिकांग है, वो सभी चीजें, मतलब उसका फ्यूचर क्या है, वो क्या उपयोग होगा, उसी को कह दिया गया है कि पचे हुए भोजन जब शरीर में उपयोग होता है पचे हुए भोजन का, उसको कहते हैं एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अगला जो मान लीजिए जो आहार नाल है उसमें मान लीजिए कि जितना भी आपने खाना खाया तो मान लीजिए उसका 80% या 90% जटिल रूप में भोजन आपने लिया, और मान लीजिए कुछ परसेंटेज जान लीजिए वो पच गया, और कुछ जो अपच भोजन है जो पचा नहीं होगा, मान लीजिए 10% 20% जो भी हो सकता है, वो पचा नहीं है, उसको जब अपच भोजन को शरीर से बाहर फिर निकालेंगे तो उसी को बोलेंगे आप इजेशन या बहिक्षेपण। क्लियर। ये 5 स्टेप क्लियर हो गए। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, भोजन को आपने माउथ के अंदर लिया, ये हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। फिर भोजन नली में भोजन पहुंच गया है, अब वो सरल रूप में बदलेगा, तो जटिल भोजन से सरल रूप में भोजन को बदलना ये कहलाएगा भोजन का पाचन। फिर जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत से ब्लड में मिलेगा, उसको कह दिया गया भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अगला, ब्लड में मिलके अब ये भोजन पूरी कोशिकाओं में पहुंच गया, शरीर की सभी अंग में, सभी कोशिकाओं में पहुंच गया, वहां पर उसका यूज हो रहा है, उसका उपयोग हो रहा है। तो कोशिका में पचे हुए भोजन का उपयोग जो हो रहा है उसी को कह दिया गया भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन। नेक्स्ट है आपका बहिक्षेपण। अपच भोजन जो होता है, जो पचा हुआ नहीं है, मतलब वो ब्लड में भी नहीं मिला, आहार नाल में ही है, और वो शरीर से बाहर उसको निकाला जाएगा। तो अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालना या पाचन तंत्र से बाहर निकालना, इसको कहते हैं आपका बहिक्षेपण। क्लियर। 5 स्टेप क्लियर होगा। तो ऐसे ही आपका अमीबा में है। तो सबसे पहले मैं आपको अमीबा में बता देता हूँ, तो क्योंकि तुरंत आप उसको समझ जाएंगे। देखिए, अमीबा मान लीजिए सोचिए, इसकी आकार आप कैसे ही बना सकते हैं, छोटा सा मान लीजिए, ठीक। अब यहाँ पे एक ही उसका यहाँ पे मान लीजिए कि केंद्रक होगा उसका, अब मान लीजिए यहाँ पे भोजन का कण पहुंचा, ठीक है। तो अमीबा क्या करेगा, इसको, अब ये इसका इरेगुलर स्ट्रक्चर है, जैसे उसे वैसे इसका बदलता रहता है, आकार इसका बदलता है। तो पहला स्टेप हमने देखा, मान लीजिए अमीबा है, अमीबा के बगल में कोई भोजन का कण। अब अमीबा क्या करेगा, इस भोजन के कण को मान लीजिए पहला स्टेप, फिर क्या करेगा, इसकी चारों तरफ ऐसे छोटी सी संरचना ऐसे बनाएगा और इसको कवर करने का, पूरे भोजन को कवर करने का प्रयास करेगा। इसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया। इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स झूठ का, वो सही रूप से पोडिया नहीं है। पोडिया मतलब वो पैर या हाथ नहीं है, ठीक है, स्यूडो है वो। अब ये फिर क्या करेगा, इसको अंदर फिर ले लेगा। तो यहाँ पे किस तरह अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण हो रहा है, मान लीजिए हम लोग हाथ के द्वारा भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, माउथ के अंदर लेते, भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। अमीबा में संरचना जो बनती है उसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ठीक। स्यूडोपोडिया के द्वारा आप देखिए अमीबा में क्या एक ही कोशिका है, वो क्या करेगी, भोजन उसके बगल में आया तो क्या करेगी, ऐसे हाथ जैसी संरचना बनेगी जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं या कूटपाद बोलते हैं। उसके द्वारा वो क्या करेगा, भोजन को अपने शरीर के अंदर ले अंदर चला गया। अब ये हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। अब जब भोजन मान लीजिए अंदर चला गया, ऐसे मान लीजिए अमीबा का ऐसे शरीर है, अंतर्ग्रहण हो गया पहला स्टेप। अब फिर ये भोजन नली बन जाएगी, मान लीजिए केंद्रक है ही इसमें, ये मान लीजिए केंद्रक है, आइए भोजन रिक्तिका या खाद्य की रिक्तिका बन जाएगी, इसी में भोजन, ठीक है। फिर अब यहाँ पे खाद्य रिक्तिका में ही जो भी इसके डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे उसका पाचन करेंगे। मतलब पाचन का अर्थ क्या मैंने बताया, जटिल भोजन को सरल रूप में बनाना। तो यहाँ पे भी जो जटिल भोजन है अमीबा के शरीर के अंदर आया है खाद्य रिक्तिका में, उसको सरल रूप में बदला जाएगा। तो ये हो गया भोजन का पाचन। अंतर्ग्रहण किससे होगा अमीबा में, स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया बना, भोजन को अंदर ले लिया, ठीक है। फिर खाद्य रिक्तिका में भोजन चला गया और खाद्य रिक्तिका में जटिल भोजन को सरल रूप में बदल दिया गया, वो हो गया भोजन का पाचन या डाइजेशन। फिर अब यहाँ से पचा हुआ भोजन, एब्जॉर्प्शन में क्या था, पचा हुआ भोजन शरीर में मिलता है, ब्लड में, मानव के केस में पचा हुआ भोजन छोटी आंत से रक्त में मिलता है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी डाइजेस्टेड फूड है, जो भी पचा हुआ भोजन है खाएगा, ये पूरा अमीबा की कोशिका में से डिफ्यूज होने लगेगा, मिलने लगेगा, पहुंचने लगेगा पचा हुआ भोजन। तो इसको क्या कह दिया गया है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, ठीक है। अब फिर अगला है एसिमिलेशन। अब यहाँ
कोशिका में बचा हुआ भोजन पहुंच गया, अब उसका उपयोग होगा, ऊर्जा बनेगी या कुछ जो भी चीजें उससे बननी होंगी वो बनेगी। तो ये हो गया क्या, एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अब यहाँ पे खाद्य रिक्तिका में मान लीजिए कि 100% फूड था, मान लीजिए 80% डाइजेस्ट हो गया या पच गया, यानी सरल रूप में बदल गया। लेकिन मान लीजिए 10 या 20% जो भी बच रहा है वो अपच भोजन है, मतलब नॉन डाइजेस्टेड या पचा हुआ नहीं है। अब उसको ही क्या करेगा अमीबा, अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, उसको क्या कर दिया, बहिक्षेपण या इजेशन। क्लियर है। तो इसमें क्या है, देखिए अमीबा में ऐसे आप फिगर बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज और आपको जाननी है कि अमीबा अंतःग्रहण करता है स्यूडोपोडिया से, पूछता है कि स्यूडोपोडिया किसमें बनता है, आप बताएंगे अमीबा में बनता है। ठीक, फिर उसमें भी 5 स्टेप मैंने आपको बताया कि पहला स्यूडोपोडिया बना और अमीबा भोजन को अपने शरीर के अंदर कर लिया, तो वो हो गया आपका भोजन का अंतःग्रहण। क्लियर है। अब वो भोजन कहाँ चला गया, खाद्य रिक्तिका में, एक रिक्तिका बन जाएगी उसी भोजन अमीबा के शरीर में। फिर वो क्या करेगा, अब उसमें डाइजेशन होगा या पचेगा भोजन, तो क्या होगा उसमें कि भोजन जटिल रूप में है सरल रूप में बदल जाएगा भोजन वहां पे, तो भोजन का पाचन होगी। इसी को तो कहा जाता है पाचन, कि जटिल भोजन है उसको सरल रूप में बदल दिया गया। फिर जो पचा हुआ भोजन है वो क्या होगा, शरीर में मिलेगा, उसको क्या कह दिया गया, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अब फिर अवशोषण के बाद क्या होगा, कोशिका में उपयोग होगा, तो उसको क्या दिया गया, स्वांगीकरण। अब फिर जो खाद्य रिक्तिका में जो अपच भोजन बचा हुआ है वो शरीर से बाहर निकलेगा, उसको क्या दिया गया है, इजेशन या बहिक्षेपण। क्लियर। यहाँ पे एक और प्रश्न पूछता है, ये भी आपको जानना है। मान लीजिए कि अमीबा है, ठीक है, अमीबा है और इसमें मान लीजिए इसे सॉलिड रूप में भोजन पहुंच रहा है या कोई छोटी कोशिका पहुंच रही है, बैक्टीरिया वगैरह वो पहुंच रहा है, और फिर तब सॉलिड रूप में, मतलब कि जब ठोस रूप में भोजन होगा या कोई कोशिका वगैरह होगा, तब यहाँ पे ऐसे स्यूडोपोडिया बनता है, इस तरीके से बनेगा और इसको कवर करेगा, अंतःग्रहण होगा। लेकिन यदि तो सॉलिड रूप में जब बनता है, सॉलिड रूप में जब भोजन होता है, तब जब स्यूडोपोडिया बन के भोजन को अंतःग्रहण करता है, तब इसको कहेंगे फैगोसाइटोसिस। इसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है। तो अमीबा में 2 तरीके से भोजन का अंतःग्रहण हो सकता है। एक तो स्यूडोपोडिया बन रहा है, और स्यूडोपोडिया कब बनेगा, जब भोजन सॉलिड रूप में होगा, या आप कह सकते हैं कि कोई कोशिका वगैरह होगा, छोटा बैक्टीरिया वगैरह कुछ है, कोई कोशिका है सॉलिड रूप में, तो उसको स्यूडोपोडिया बन के अंदर करेगा। ठीक है। और दूसरा होगा एक पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा, इसमें स्यूडोपोडिया, मान लीजिए यहाँ पे पिनोसाइटोसिस में ये लिक्विड रूप में भोजन होगा, मान लीजिए लिक्विड रूप में भोजन है, तब स्यूडोपोडिया नहीं बनेगा। तब क्या होगा, ये धीरे धीरे, मान लीजिए ये सरफेस है, मान लीजिए अमीबा की कोशिका है, ये लिक्विड रूप में भोजन है। ठीक है। अच्छा, फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस अब अमीबा में ही समझिए। फैगोसाइटोसिस में जब अमीबा के कोशिका के बगल में सॉलिड भोजन आया, या ठीक है ठोस रूप में भोजन आया, तब स्यूडोपोडिया बनेगा ऐसे। ठीक है। और उसको कवर करके शरीर के अंदर कर लेगा, वो हो गया आपका फैगोसाइटोसिस। ठीक है। और दूसरा, अंतःग्रहण के 2 प्रोसेस है। सॉलिड रूप में जब भोजन, मान लीजिए सॉलिड भोजन है, फूड है, तब ये अमीबा की कोशिका तो ऐसे बनेगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, और फिर ये ऐसे आगे बढ़ के ऐसे ये कवर करके भोजन को अंदर कर लेगा। ठीक है। तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या बन रहा है, स्यूडोपोडिया बन रहा है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि यही अमीबा ही की कोशिका है, यहाँ पे लिक्विड रूप में भोजन आता है, तब जब लिक्विड तरीके का भोजन होगा, तब वहां पे आपका ये स्यूडोपोडिया नहीं बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए इस तरीके से कोशिका है, तो फिर उसके बाद इस लिक्विड रूप में भोजन है, फिर और मान लीजिए पास आएगा भोजन, इस तरीके से इस संरचना बन जाएगी, ये अंदर की तरह इन विलेज इस तरीके से हो जाएगा, और ये लिक्विड भोजन इसके अंदर आ जाएगा, फिर ये कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्यूडोपोडिया नहीं बन रहा है, इसको कह दिया गया है पिनोसाइटोसिस। ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस आप लोग ये लिख सकते हैं कि जब सॉलिड रूप में भोजन है तो पोडिया बन रहा है, स्यूडोपोडिया, और बाहर से बन के उसको चारों तरफ से कवर करके अमीबा अपने शरीर के अंदर ले लेगा। ये हो गया आपका फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में स्यूडोपोडिया नहीं बनता है, लिक्विड रूप में भोजन होता है तब। ठीक है। तब पिनोसाइटोसिस होता है, और ये क्या होगा, वेसाइकल्स बनेगी, और वेसाइकल्स में अंदर की तरफ ही भोजन वो आ जाता है। दैट इज क्लियर। तो ये टोटल मैंने आपको अमीबा में, अब इसमें फिगर बना सकते हैं, पूरी लिया अमीबा में पोषण। अब इसको समझिए, तो क्या लिखेंगे आप कि अमीबा एक कोशिकीय जंतु है, अमीबा में जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन, वो परपोषी होता है। ठीक है। सभी जंतुओं में परपोषी ही होता है। फिर परपोषी का कौन सा प्रकार, होलोजोई। फिर लिखेंगे 5 स्टेप के लिखेंगे, इंजेक्शन, अंतःग्रहण भोजन का, पाचन भोजन का पाचन या डाइजेशन, भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन, भोजन का स्वांगीकरण या एसिमिलेशन, भोजन का बहिक्षेपण या इजेशन। फिर आप फिगर बना सकते हैं, पिनोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस का। नॉर्मली बुक्स में जो दिया गया फैगोसाइटोसिस का दिया गया, वही आप बना सकते हैं। ऐसे एक स्टेप बनाइए अमीबा, फिर यहाँ लिख लीजिए भोजन, ये लिख दीजिए अमीबा।
ठीक है, ये हमारी कोशिका। यहाँ पे लिख दीजिए ये क्या है, भोजन है, ठीक है, या फूड है ये, ठीक है। ये पहला बना दिए। फिर दूसरा फिगर बनाइए, ये अमीबा, अब भोजन पास आ गया, ठीक है। फिर तीसरा क्या बनाइए, इस तरीके से संरचना बना दी ऐसे, और इसको लिख देंगे आप स्यूडोपोडिया, 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 इसी को हिंदी में बोलते हैं फूड, ठीक है। अब फिर ये बन गया। अब फिर अगला स्टेप फिर बनाएंगे, फिर अगला स्टेप फिर फिगर आप बना लेंगे। फिर मान लीजिए इस तरीके से कर दिया, भोजन अब अंदर आ गया। यहाँ पे लिखिए खाद्य रिक्तिका, कौन सी रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका। इसको 3 स्टेप में देखा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी समझ में आया होगा। तो मैंने आज आपको बताया अमीबा में पोषण, मनुष्य में भी बताया, क्योंकि मनुष्य में भी वही सेम आपको लिखना है, उसमें भी 5 स्टेप होंगे। तो ये 5 स्टेप का क्रम से नाम आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सा, इलिनेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। हिंदी में भी भोजन का अंतःग्रहण, ठीक है, भोजन का अंतःग्रहण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का बहिक्षेपण, ठीक है। फिर से इसको बता दें, भोजन को शरीर के अंदर लेना, किसी जीव के द्वारा या जंतु के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर लेना भोजन का अंतःग्रहण कहलाएगा। फिर जटिल भोजन, अब भोजन शरीर के अंदर चला गया। अब क्या होगा, जटिल रूप से भोजन है उसको सरल रूप में बदल दिया गया, वो हो गया भोजन का पाचन। अगला क्या है, अवशोषण, पचे हुए भोजन को शरीर में मिलाना या मिलना, ये क्या हो गया, भोजन का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। फिर एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मतलब कोशिका में अब भोजन पहुंच गया, पचा हुआ भोजन, अब उसका उपयोग होगा, ऊर्जा बनेगी या कुछ भी अन्य यूज उसका हो सकता है, जो भी यूज उसका होगा वो उसको कह दिया गया भोजन का एसिमिलेशन या स्वांगीकरण। अपच भोजन जो है वो शरीर से बाहर निकाल दिया, वो क्या, वो भोजन का बहिक्षेपण या अपच भोजन का बहिक्षेपण, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब मैंने आपको बताया फिर अमीबा, अमीबा में 2 प्रकार से, टोटल 5 स्टेप तो होंगे, लेकिन भोजन का जो अंतःग्रहण होगा वो 2 प्रकार से आप सिंपली समझ सकते हैं। एक होगा जब कूटपाद या स्यूडोपोडिया बनेगा, तब उसको बोलेंगे आप फैगोसाइटोसिस। अब वो कब होगा, जब सॉलिड रूप में भोजन होगा। दूसरा, जब लिक्विड भोजन होगा तो ये स्यूडोपोडिया नहीं बनेगा, ऐसी संरचनाएं नहीं बनेगी, हाथ ऐसी संरचना नहीं बनेगी उसको कवर करने के लिए। वो छोटा सा ऐसे अंदर ऐसे इन्वेज हो जाएगा, उसी में वो लिक्विड फिर वो कवर हो जाएगा। दैट इज क्लियर। तो यही है टोटल इसमें, ओके। अगला जो है आपका मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य में जो पोषण होगा उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए दोनों में कॉमन क्या लिख सकते हैं, जो भी आपने नॉलेज जो सीखा है ना, एक्चुअली मेन जरूरत ये है कि जो आपने सीखा उसका यूज कैसे करेंगे। मान लीजिए बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और उसका यूज नहीं कर पा रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में परपोषी पोषण, दोनों में होलोजोइक और दोनों में न्यूट्रिशन के 5 स्टेप, ठीक है। अंतःग्रहण मतलब कि भोजन का इंजेक्शन ऑफ फूड, फिर डाइजेशन, फिर आपका हो गया, फिर डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन, फिर इजेशन, ठीक। फिर अब यहाँ देखिए मनुष्य में, फिर मैंने आपको बताया कि मानव में जो पोषण होगा उसमें भी यही लिखेंगे, परपोषी पोषण, फिर होलोजोइक 5 स्टेप। लेकिन इसमें मेन पढ़ना आपको मानव का, देखिए 5 स्टेप कौन कौन सा है, इंजेक्शन ऑफ फूड, क्लियर। फिर दूसरा है डाइजेशन ऑफ फूड, फिर तीसरा है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फिर आपका एसिमिलेशन ऑफ फूड, फिर है इजेशन ऑफ फूड, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एसिमिलेशन ऑफ फूड और इजेशन ऑफ फूड। यहाँ पे जो सेकेंड वाला है डाइजेशन, यानी भोजन को पचाना, यानी जटिल रूप में भोजन उसको सरल रूप में बदलना। इसी के लिए मानव में होता है पाचन तंत्र। कौन सा तंत्र, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको डायरेक्टली पढ़ना है कि मानव में पाचन तंत्र कैसे होता है, ये चीज आपको जानना है। तो उसको पूरा मैं शॉर्टकट करता हूँ। मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र। इसको टोटल आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। वो 2 पार्ट क्या है, पहला है आपका एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, इसको क्या बोलेंगे, आहार नाल, ठीक है। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने पार्ट, 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को आहार नाल कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड को बोलते हैं पाचक ग्रंथि, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एलिमेंट्री कैनाल पूरी एक नली होती है, माउथ से लेकर बड़ी आंत तक,
और ये कभी क्वाइल्ड होती है, कभी चौड़ी है, कभी पतली है, ठीक है। अब इस आहार नाल में भी जो होते हैं 5 भाग होते हैं मेन में, ठीक है। पहला होता है मुख एवं उसकी संरचना है, जो भी मुख से संरचना है, मुख एवं उसकी संरचना इस मतलब माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें मान लीजिए माउथ आएगा, इसमें टीथ है, टंग है, इसके बारे में। दूसरा है आइसोफेगस, आइसोफेगस या फूड पाइप इसी को बोलते हैं, फूड पाइप, ठीक है। आइसोफेगस या फूड पाइप। फिर अगला है आपका स्टमक, इसको बोलते हैं आमाशय, ठीक है, आमाशय। फिर आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। अगला है आपका लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, ठीक है। तो माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये जो समझ रहे पूरे आहार नाल में कितने भाग हैं? 5 भाग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में फिर कितना पार्ट है? 5 पार्ट है। कौन कौन सा? मुख एवं उसकी संरचना है, माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, इसमें आपको पढ़ना है माउथ के बारे में, टीथ के बारे में और टंग के बारे में, जीभ के बारे में और दांत के बारे में, ठीक है। अगला है आइसोफेगस, इसी को बोलते हैं फूड पाइप, ठीक, इसको बोलते हैं हिंदी में ग्रास नाल, ग्रास नाल या खाद्य नली भी आप इसको कह सकते हैं, ग्रास नाल। अगला है स्टमक या आमाशय, तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे देखिए आपको जानना है कि आपसे यदि पूछेगा कि बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो लिखेंगे छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अगला यदि आपसे पूछा है मानव में जल जो हम लोग पीते हैं वाटर, उसका अवशोषण कहाँ पर होता है, तो लिखेंगे बड़ी आंत। क्लियर है। फिर यहाँ पे इसी और थोड़ा सा इस नॉलेज को और आगे बढ़ाइएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पार्ट होगा उसको आप लिख सकते हैं DJI, ठीक है। इसमें होगा आपका सीकम, कोलन एंड रेक्टम, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, आइसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्रम से पार्ट होते हैं। कभी कभी क्रम पूछ देता है कि आहार नाल के में कौन सा क्रम सही है, तो इस तरीके से आपको देखना है। माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, आइसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। फिर मैंने आपको बताया कि बचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होगा? छोटी आंत में, ठीक है। और जल का अवशोषण कहाँ पर होगा? बड़ी आंत। क्लियर है। फिर यहाँ पे और कुछ प्रश्न बनते हैं, इसको भी जानें। स्टमक कैसे पूछ देगा कि कौन आहार नाल में कौन सा संरचना होता है जो जे शेप का होता है? कौन सा शेप? जे जैसा। तो क्या लिखेंगे? स्टमक या आमाशय, ठीक। अब छोटी आंत और बड़ी आंत में मैंने आपको बताया, इसको भी आगे डिवाइड किया था, इसमें भी 3 पार्ट होता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ शॉर्टकट में लिखा है DJI, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। DJI किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। CCR किसका पार्ट है? बड़ी आंत का। अब इसको फुल फॉर्म इसको जानिए, इसको बोलते हैं डियोडिनम, डियोडिनम, इसको बोलते हैं जेजनम, इसको बोलते हैं आइडियम, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है, डियोडिनम, जेजनम और आइडियम, ये तीनों किसके पार्ट हैं? छोटी आंत के। फिर यहाँ पर देखिए CCR मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपको जानना है, इसमें बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीकम, CAECUM, सीकम। इसको बोलते हैं कोलन, इसको बोलते हैं रेक्टम। क्लियर है। ये 3 पार्ट छोटी आंत के और ये 3 पार्ट बड़ी आंत के। क्या क्या मैंने आपको बताया? पहला, मानव के पूरे पाचन तंत्र को 2 पार्ट में बांटेंगे, ठीक है। कौन कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल को फिर से बांटेंगे कितने पार्ट में? 5। माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, आइसोफेगस, फेगस या फूड पाइप, फिर स्टमक, और फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर से पार्ट है 3, लार्ज इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है वो है DJI, क्रम से याद करिए। D मीन्स डियोडिनम, J मीन्स जेजनम और I मीन्स आइडियम। क्लियर।
अगला जो पार्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, उसको मैंने आपको बताया CCR, इस तरीके से आप याद करो। सी मीन्स सीकम, अगेंस्ट फिर जो सी है उसका मतलब है कोलन, और फिर नेक्स्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने आपको और क्या बताया, जी है आकार स्टमक का, ठीक है। और पूछे ऐसे सी जैसा ऐसे कौन सा आकार है, तो क्या बताएंगे, डियोडिन, सी जैसा उल्टे। और यहाँ पे जो कोलन होता है यहीं पे देखिए, बड़ी आंत में अभी आपको बताया था कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। कभी यदि ये न दिया तो यदि कोलन वहाँ पे जरूर दिया होगा कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो यदि बड़ी आंत है तो उसको लगाइए, या कोलन है तो उसको, दोनों में से जरूर होगा, क्योंकि कोलन उसी का पार्ट है। अब पूछे उल्टे यू, उल्टा यू मतलब हम लोग यू इस तरीके से लिखते हैं, उल्टा यू इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टे यू जैसी संरचना किसकी होती है, तो कोलन की होती है। तो 3 आपको मैंने लेटर बताया, जे सेप, ठीक है। जे सेप यदि पूछे तो क्या आप लिखेंगे, स्टमक या आमाशय, ठीक है। फिर अगला जो मैंने आपको बताया सी जैसा, सी जैसा जो संरचना होगा वो किसका होगा, डियोडिनम का, ठीक है। और अगला फिर मैंने बताया उल्टे यू जैसा किसकी संरचना होती है, तो कोलन। क्लियर है? तो ये पूरा आहार नाल का मैंने सिर्फ नाम बताया, और कैसे कौन सा नाम किससे रिलेटेड है ये मैंने आपको बताया। तो ये क्रम से याद करिए और अपने माइंड में इसको फिट करिए कि कौन किसका पार्ट है, फिर किसकी कितने पार्ट होते हैं, नाम क्या है, हिंदी में या अंग्रेजी में, दोनों जानिए तो और बेटर है, या हिंदी इंग्लिश की जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप मतलब ऐसे आप याद कर सकते। फिर दूसरा देखिए, अभी ये सिर्फ जो भी मैंने आपको बताया, ये मैंने क्या बताया, आहार नाल का ही सिर्फ बताया, ये पूरा पाचन तंत्र नहीं है, ये सिर्फ आहार नाल है। फिर यहाँ पे पाचक ग्रंथियां भी होती हैं, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में 2 पार्ट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल भी होते हैं और पाचक ग्रंथियां होती हैं। अब पाचक ग्रंथियां मेन जो होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी होती है। हाँ देखिए, जो पाचक ग्रंथियां होती हैं, तो पहला है लार ग्रंथि, ठीक है, या इसको बोलते हैं सैलिवरी ग्लैंड। क्लियर? फिर दूसरा जो होता है आपका वो है आपका यकृत, यकृत जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर, ठीक। अगला जो होता है ये होगा आपका अग्नाशय, अच्छा देखिए यहीं पे भी, मैंने यहाँ पे आमाशय नाम लिया था। आमाशय हिंदी में जो आमाशय है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टमक, और ये किसका पार्ट है, आहार नाल, ठीक है। ये जो नाम है देखिए मैंने यहाँ बताया, अब पाचक ग्रंथि पूछेगा मानव में कौन कौन सी, तो लार ग्रंथि, फिर यकृत भी पाचक ग्रंथि है, और अग्नाशय। देखिए यहाँ पे नाम आमाशय है और ये नाम क्या है, अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय, आमाशय किसका पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल का, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्टमक। ये अग्नाशय जो है ये क्या है, पाचक ग्रंथि, ठीक, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेनक्रियास। क्लियर? और अगला फिर एक और लिख सकते हैं, मेन 3 है। अगला जो आमाशय जो होता है, यहाँ पे आमाशय के अंदर भी छोटी छोटी एक कोशिकी ग्रंथियां होती हैं, जिससे पाचक रस निकलता है, जो पाचन में हेल्प करती है, इसलिए इसको पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। ये होगा आपका आमाशयी ग्रंथियां, आमाशयी ग्रंथियां, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक। तो इतना नाम आप लोग सही तरीके से सीक्वेंस में रखिए कि आपको सही तरीके, टोटल यही है, इतना नॉलेज आपको जानना है। और इस नॉलेज को फिगर जब मैं पाचन तंत्र का बनाऊंगा वहाँ पे यूज होगा। जब इतना आप जानेंगे तो क्लियर आपको हर पार्ट समझ में आएगा, आप तुरंत फिगर भी बना लेंगे किस पार्ट का क्या नाम है, तब आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा। तो ये लर्निंग पॉइंट है। अगले फिगर में मैं पाचन तंत्र बनाऊंगा और इसी नॉलेज का यूज होगा कि मानव के पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसे हो गया। तो केयरफुली इसको सही तरीके से आप सीक्वेंस में याद करिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ, मानव का ये डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र है, इसमें 2 पार्ट है, आहार नाल है और पाचक ग्रंथियां हैं। ठीक है, आहार नाल में भी मैंने आपको बताया 5 पार्ट है, कितने 5 पार्ट है। कौन कौन सा है? पहला है माउथ एंड इट स्ट्रक्चर, माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या, माउथ और उसके माउथ के साथ साथ क्या क्या है, टीथ है, टंग है, उसके बारे में। ठीक है, टीथ में भी मैं आपको बता रहा हूँ, टीथ 4 टाइप के हैं, मतलब कार के आधार पर और उसके आकार के आधार पर टीथ का आकार कैसा है। तो इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर 4 टाइप के हैं। और यदि ये ड्यूरेशन के बेस पे देखा जाए तो 2 प्रकार के, जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद पहले जो दांत आते हैं उसके जीवन काल में, उसको बोला जाता है दूध का दांत या मिल्क टीथ। और फिर वो 5, 6, 7 साल तक रहते हैं, फिर वो गिर जाते हैं वो दांत। फिर जो दांत आते हैं वो परमानेंट आते हैं, उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, स्थायी दांत।
तो जीवन काल के आधार पर दो प्रकार के दांत हैं, दूध का दांत और फिर स्थायी दांत, यानी कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ठीक है, फिर आकार के बेस पे देखा जाए तो 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ये हिंदी नाम है। अंग्रेजी जो नाम है वो है आपका इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। फिर टंग के बारे में भी आपको जानना है। टंग के, अच्छा यहाँ पे ये भी जान लीजिए आप कि मिल्क टीथ जो टोटल होती है वो 20 होती है, 20। ठीक, और फिर जो परमानेंट टीथ होती है वो होती है 32 या 32। ठीक है, और जीवन काल के आधार पे 2 प्रकार का दांत हो गया, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, यानी कि दूध का दांत और स्थायी दांत। और फिर जो जीभ या टंग का वर्ग है, इसमें स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे जब कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो हमको स्वाद का अनुभव होता है। क्योंकि आप जानते हैं 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, संवेदी अंग होते हैं 5, जिसमें से एक टंग भी है जो हमें स्वाद का अनुभव कराते हैं। तो टंग में आपको जानना है कि टंग में होता है स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट बड्स होती हैं, तो वो हेल्प करती हैं हम सेंस करने में, कि सेंस मतलब कि उसको महसूस करने में कि वो कोई भी भोजन किस स्वाद का है, खट्टा है या तीखा है या कड़वा है, जैसा भी हो। क्लियर, तो ये मैंने आपको बताया। फिर अच्छा, इसमें टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, और ये दूसरा क्या है आपका पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड। 5 पार्ट इसके कौन कौन से, माउथ एंड इट्स स्ट्रक्चर, आइसोफ्रेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट, डीजेआई, डियोडिनम, जेजेनम और आइलियम। फिर बड़ी आंत में 3 पार्ट, सीकम, कोलन, रेक्टम। फिर मैंने बताया स्टमक जे आकार का, डियोडिनम सी जैसा और कोलन उल्टे यू जैसा। क्लियर, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है कि वो मतलब पचे हुए भोजन को अवशोषित करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का काम जल को अवशोषित करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा, कोलन। क्लियर, फिर मैंने बताया कि पाचक ग्रंथियां जो होती हैं वो कितनी, 3 या 4 टाइप का आप देख सकते हैं, टोटल 4 टाइप की है। लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पेंक्रियास, आमाशयी ग्रंथियां या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक, अब इसमें ये जो होती है, देखिए सभी जो पाचक ग्रंथियां हैं ये जो भी कुछ पदार्थ बनाती हैं, इन पदार्थ को एक साथ बोलते हैं पाचक रस। यानी कि पाचक ग्रंथियों में जो पदार्थ बनेगा, लिक्विड जो बनेगा, अब वही पाचक रस भोजन के साथ मिलता है और भोजन को पचाने में हेल्प करता है। ठीक, तो अब सभी ये जो है, अब यहाँ पे लार ग्रंथि, तो लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। 3 टाइप की। ठीक, 3 टाइप की, और हर टाइप 2-2 की संख्या में होगा। तो पैरोटिड भी 2, सब मैंडिबुलर भी 2 और सब लिंगुअल भी 2। तो टोटल 3 प्रकार की, लेकिन 2-2। तो नंबर पूछे तो 6, प्रकार पूछे तब 3। कौन कौन सी, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। यकृत जो है, यकृत, अच्छा ये जो है लार ग्रंथि जो है या सेलिवरी ग्लैंड है, ये जो पाचक रस बना रही है उसको बोलते हैं सेलिवा या लार। और उसमें एक एंजाइम होता है जिसको बोला जाता है टायलिन। टायलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ये आपको जो जानना है, पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम, सेलिवा में कौन सा एंजाइम, तो